अगर भाजपा की सरकार है तो समाजवादी अपोजिशन का रोल प्ले करती है और ये दिखाती है कि हम बहुत साफ हैं, आप बहुत गलत हैं। लेकिन इसमें आवाम पिसती है कि जब वो रूलिंग पार्टी बनते हैं तो वो भी आवाम को कुछ नहीं दे पाते हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। हर इंसान जो है वो शोषण कर रहा है वहां की आवाम का, और आवाम इस चीज को नहीं समझ पा रही है। और अगर कोई दोबारा चुन करके आ रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि उसने काम किया है। हो सकता है कि उसने नफरत फैलाई हो सकता है कि उसने लोगों को बांटा हो सकता है उसने धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांट करके सत्ता की कुर्सी हासिल की हो। ये आवाम को देखना है कि कौन किस तरीके से आ रहा है। इलेक्शन से पहले जिस तरह खबरें आती हैं, यहाँ तक कि जो हमारा इलेक्शन को देखने वाला जो पूरा शोबा है वो भी इसमें हमको नाकाम नजर आता है। तो हम खुद देख सकते हैं कि कौन किस तरीके से इलेक्शन जीते। देश जो है वो विकास की तरफ नहीं बल्कि विनाश की तरफ जो है वो जा रहा है। और हर खित्ते में जो है वो आप देख सकते हैं कि जवाल आ रहा है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो तामीर हो, और चाहे वो कोई भी मैदान हो, यहाँ तक कि रोजगार का मैदान हो। हम बेरोजगारी के आंकड़ों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। दीगर जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, तो जो खुले दिमाग के लोग हैं मैं उनसे मुखातब हूं कि आप खुद देखिए कि आपका देश किस रास्ते पर गामजन है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम बहुत जज्बाती कौम हैं। हम दिखा देते हैं कि हम किसके साथ हैं। भाजपा ये कहने मजबूर हो जाती है कि हमको मुसलमानों का सपोर्ट और वोट नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, या पॉलिटिक्स में, कि कोई पार्टी जो ये कहती है कि हमें इस कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो आपको हाशिए पर भी नहीं रख रही, उससे भी दूर फेंक रही है। और ये कह करके वो अपने लोग को यूनाइट कर लेते हैं कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के नारे पर या नफरत के नारे पर या भगवाकरण के नारे पर आप हमारे साथ आ जाइए क्योंकि हमने उनको बेदखल कर दिया। तो ये स्टेटमेंट्स ये बताते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी सियासी हैसियत खो रहे हैं। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष मतीन अशरफ साहब। तो आइए हम उनसे बात करेंगे हैदराबाद के मसलों पर, मुसलमानों के मसलों पर, और तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर, और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की समस्याओं पर। मतीन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मुसलमान होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि बीआरएस ने तेलंगाना के मुसलमानों के लिए काम किया है, या फिर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है? देखिए, मैंने पहले ही अपने जुमले में कहा कि मैं किसी पार्टी के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से बीआरएस को या कांग्रेस को या अदर पार्टी को मुसलमानों के हित में काम करना चाहिए था, उस तरह का तो काम नहीं हुआ है। मैं ये मेरा अपना पर्सनली कोटेशन है कि उस तरह का काम नहीं हुआ है। और मैं किसी पार्टी के साथ खास करके नहीं बता सकता कौन सी पार्टी मुसलमानों के लिए बेहतर है, लेकिन जितने इश्यूज मुसलमानों के तेलंगाना में हैं दीगर चीज़ों को लेकर के, उसमें खुल करके कोई भी पार्टी समर्थन के तौर पर या साफ तौर पर नज़र नहीं आई है, जो एक तशवीशनाक मौजू है हमारे लिए। तो क्या है वो मुसलमानों की समस्या जो खुलकर मतलब कोई पार्टी उन पर बात नहीं करना चाह रही? समस्या नहीं है, मुसलमानों को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी टूल के तौर पर हर जगह जो है वो इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इस्तेमाल हो रहा है मुस्लिम तबका। और इस वजह से लोग समझ रहे हैं कि इस्तेमाल कर लिया जाएगा इनको चुनावी वादों के ज़रिए। इसी वजह से जो है वो इश्यूज जो हैं वो उनके दब जाते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उनके एम्प्लॉयमेंट पर, उनकी शिक्षा पर, इवन यहाँ तक कि उनके रिजर्वेशन पर बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो हैं बहुत बड़े इश्यूज तो मैं नहीं गिना सकता, मैं बहुत छोटी चीज़ें गिनाऊंगा कि अगर लोगों को किसी भी इल्ज़ाम में फंसा करके उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाता है, या हम देखते हैं कि पूजा के वक्त या किसी भी त्यौहार के वक्त जो है वो मुस्लिम मस्जिदों के सामने इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है, तो जो मौजूद सरकार है उसको बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए इस बात पर कि किसी के भी मजहबी जो जज्बात हैं उनको ठेस ना पहुंचे। इसी तेलंगाना में आप देखिए कि त्योहारों के वक्त जो है, पहले माहौल ऐसा नहीं था लेकिन अब बिगाड़ा जाता है, और मौजूदा सरकार भी उस पर उस तरह का एक्शन नहीं लेती है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है जिससे दो धर्मों के बीच में दरार पैदा होती है, उसको पाटने का काम जो है वो सरकार करे, लेकिन वहां पर वो नाकाम नजर आती है। आप कह रहे हैं कि तेलंगाना भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो यहाँ हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो सरकार के साथ रहते हैं। वो कहते हैं तेलंगाना का माहौल एकदम शांत है, यहाँ पे कोई ऐसी इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं। खबरें सब पढ़ते हैं, खबरें सब देखते हैं, आंखें खुली हैं सबकी। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, जो अपनी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे वाकयात मैंने खुद देखे हैं जो बहुत ही सीरियस कंडीशन बाद में उन्होंने इख्तियार कर ली थी, और उस पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ की बात आने लगती है। अभी आप देखिए कि मुसलमानों को कोई जुलूस हो या हमारे हिंदू भाइयों को कोई जुलूस हो, क्लैशेस हमको देखने को मिलेंगे। हर हिंदुस्तान का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर
जो नफरत की राजनीति है वो नहीं हो रही है। लेकिन हर आदमी अपने घर को बेहतर बता रहा है, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन पूरे तौर पर जो है वो तेलंगाना में इस तरह की चीजें नहीं हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान भारत में जितना सुरक्षित है उतना कहीं भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है विकास के रथ पर जो है वो आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री का तो ये भी कहना है कि हमने सुरक्षा और ख़ास तौर से महिला सुरक्षा को हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है क्या? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये खुद बता सकते हैं या फैसला ले सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि देश जो है वो विकास की तरफ नहीं बल्कि विनाश की तरफ जो है वो जा रहा है। और हर खित्ते में जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़वाल आ रहा है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो तामीर हो, और चाहे वो कोई भी मैदान हो, यहाँ तक कि रोज़गार का मैदान हो। हम बेरोज़गारी के आंकड़ों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। दीगर जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, तो जो खुले दिमाग के लोग हैं, मैं उनसे मुखातब हूं कि आप खुद देखिए कि आपका देश किस रास्ते पर गामजन है इस वक्त। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं विकास के सबसे उच्चतम स्तर पर है। यहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, सबको उचित हिस्सेदारी मिलती है, नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है असल में? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में एक हाथरस है, वहाँ पर एक मामला होता है, सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग तमाशाई बने बैठे रहते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाते हैं। आपकी सरकार में आप मुसलमानों को चिन्हित करके उनके पोस्टर रूमी गेट के बाहर लगाते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में लिंचिंग होती है और सरकार उसको तमाशाई के तौर पर देखती है। उसी उत्तर प्रदेश में रेप होते हैं, यहाँ तक कि हर दिन जो है वो 3 रेप हो रहे हैं। और सेवा सुरक्षा और महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशाबीन की तरीके से वहाँ पर रहते हैं। तो ये तो हर स्टेट के मुख्यमंत्री अपने घर को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अवाम उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन सोचना अवाम को है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह की ज़मीन तैयार हो रही है, क्या आगे के 10 सालों में हमारे लिए बेहतर होंगे? तो जो बेहतर की बातें करता है तो उससे बेहतरी का सवाल कीजिए, जो आपके लिए बेहतर नहीं है उसको बेदखल कीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि वो हर बार चुन के आते हैं, सरकार बना रहे हैं लगातार? देखिए, मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान की आवाम जो है वो चुनाव में जितना फोकस करती है, उतना ही अगर वो 4 साल और फोकस करे, ज़मीन पर काम करे, अपने लीडर से सवाल करे, सरकार की पॉलिसी पर सवाल करे, सरकार के एजेंडे पर सवाल करे, उसके रोज़गार के इशू पर सवाल करे, तो हकीकत में काम होगा और अच्छे तरीके से लोग आएंगे। सवाल तो होता है ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी होता है और शिक्षा पर भी होता है, स्वास्थ्य पर भी होता है। हमने बड़े बड़े प्रदर्शन देखे, अभी यूपी में कई यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है। सवाल तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है सवाल नहीं होते। सवाल होते हैं और सवालों की नौयत क्या है, हर सवाल किस तरह से दब जाते हैं, ये भी देखने का मौजू है। हर आदमी, अवाम यहाँ तक कि अपने ग्रुप्स में बंट गई है। अगर भाजपा की सरकार है तो समाजवादी अपोजिशन का रोल प्ले करती है और ये दिखाती है कि हम बहुत साफ हैं, आप बहुत गलत हैं। लेकिन इसमें अवाम पिसती है कि जब वो रूलिंग पार्टी बनते हैं तो वो भी अवाम को कुछ नहीं दे पाते हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। हर इंसान जो है वो शोषण कर रहा है वहाँ की अवाम का, और अवाम इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। और अगर कोई दोबारा चुन करके आ रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि उसने काम किया है। हो सकता है कि उसने नफरत फैलाई हो सकता है कि उसने लोगों को बांटा हो सकता है उसने धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांट करके सत्ता की कुर्सी हासिल की हो। ये अवाम को देखना है कि कौन किस तरीके से आ रहा है। इलेक्शन से पहले जिस तरह खबरें आती हैं, यहाँ तक कि जो हमारा इलेक्शन को देखने वाला जो पूरा शोबा है वो भी इसमें हमको नाकाम नजर आता है, तो हम खुद देख सकते हैं कि कौन किस तरीके से इलेक्शन जीत रहा है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम जो है कई पढ़े लिखे लोगों ने लगाया है कि उस वक्त में जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, जिस तरह की ईवीएम आपके पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, वो तो चुनाव के हंगामे में वो चीज़ सामने आती है और दब जाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर दो रुखी इख्तियार करता है तो अवाम को उसी मजबूती के साथ उससे सवाल पूछना चाहिए कि हमने आप पर जिम्मेदारी दी है कि बेहतर तौर पर लीडर लेकर के आप हमारे सामने आइए। आप अगर उन महाजों पे नाकाम है तो बेहतर लीडर हमारे पास नहीं आ पाएगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, यहाँ तक कि लोगों को बांटा जाता है। जिस दिन कन्विंसिंग नहीं कर सकते उस वक्त भी लोग जाकर के गाड़ियों से कन्विंसिंग करते हैं और लोकल लोग बताते भी हैं कि लोग आए हुए हमसे बात कर रहे हैं। उस वक्त भी
सरकार ने अपना जो इमेज बनाई है वो सेवा वाली नहीं बनाई है, बल्कि गुंडों वाली बना ये ली तो है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में बजट कट हो रहा है, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप बंद हो रही है माइनॉरिटीज की। उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका छात्रों पर? सरकार छात्रों से डरती है। वो सरकार जो हर महाज पर नाकाम हो, उसको शिक्षा से डर लगता है, उसको सवालों से डर लगता है, उसको इदारों से डर लगता है, उसको यूनिवर्सिटी के नाम से डर लगता है, वहाँ होने वाले एक्टिविज्म से डर लगता है, वहाँ होने वाले स्लोगन से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आगे चल करके 10-20 साल हो सकता है कि भारत का भविष्य बनेंगे और भारत को सही रास्ते पर लाएंगे। तो सरकार की मंशा ये है कि तालीम को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना है। मैं जिस इदारे में हूँ, मानव नाम की एक स्कॉलरशिप को बंद किया जाता है ये कह करके कि वो ओबीसी जब हम दे रहे हैं तो हम इसको क्यों देंगे। मैं जिस इदारे में हूँ, यहाँ पर एनएसपी नहीं आ रही है 2 साल से। मैं जिस इदारे में हूँ, वहाँ प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में मसला हो जाता है। मैं जिस इदारे में हूँ, यहाँ पर बहुत ही कम ग्रांट जो है वो दी जाती है हर चीज़ के इस्तेमाल करने के लिए। मैं जिस इदारे से आया हूँ, वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो अब लागू हो गई है कि सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है एजुकेशन को लेकर के। तो बजट काटना तो उनका हथियार है कि हम इस बात पर चोट कर रहे हैं कि तालीमी इदारे जो हैं वो रन अच्छे तरीके से नहीं करने चाहिए, और अगर करेंगे तो हमारी शर्तों पर करेंगे। वहाँ रहने वाला कोई भी इंसान किसी भी घटना पर कोई सवाल ना पूछे तो वो उनकी निगाह में बेहतर है। बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चल रही हैं, उनको रैंक भी अच्छी मिलती है। जिस यूनिवर्सिटी में सत्ता से सवाल होता है, वो यूनिवर्सिटी उनकी आंखों में खटकती है। वो कहते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट की नर्सरी है, वहाँ पर इस तरह के जो है विचार परवान चढ़ते हैं। तो मोबिलाइज करते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। अवाम का एक तबका जो है उनकी बातों में आता भी है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ कि तालीम के हथियार बना करके ही हमने आज़ादी हासिल करी थी। तालीम हमारे पास ना होती, पढ़े लिखे लीडर ना होते, तो हम आज अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते। आज जो सरकार है, हम आज उसके ग़ुलाम हैं। तो तालीम को जो कट कर रहा है, तालीम को लेके जो सीरियस नहीं है, आप देखिए कि वो कौन है और उनसे आप हाथ खड़े कर लीजिए। और जो तालीम का नारा दे रहा है, जो तामीर का नारा दे रहा है, आप उसके साथ आइए। तो आपको कोई दिख रहा है इस मतलब जो मंजिल पे तालीम का नारा देने वाला या फिर तामीर का नारा देने वाला कोई दिख रहा है इस टाइम पे? मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि कहने वाले लोग बहुत हैं लेकिन करने वाले लोग नहीं हैं। हर पार्टी ने मुसलमानों को एक सियासी टूल के तरीके से इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि नारा आम फहम हो गया कि हम दरी बिछाने और झंडा उठाने के लिए हैं। लेकिन हमारे मसलों पर बात नहीं हुई। हमारे मसले नहीं, हिंदुस्तान के जो मसले हैं, बेरोजगारी का जो मसला है, तालीम का जो मसला है, ये भी दब करके रह गया। लेकिन आप लोग भी तो एक तरफा वोट दे देते हैं ना। हमने अभी यूपी चुनाव में देखा, आपके 80 से 85% वोट समाजवादी पार्टी को जाते हैं, और जब आपके मसलों की बात आती है तो खामोश रहते हैं। आप भी तो एक तरफा बह जाते हैं ना बीजेपी को हराने के लिए। आपकी बात से सहमत हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की कमी दूसरे लोगों में नहीं, हमारे लोगों में भी है। पढ़े लिखे लोग ही ऐसा कर रहे हैं आजकल। सवाल यह है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यूनिवर्सिटी किसी मफाद के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। हम एक पार्टी के साथ मोहब्बत दिखाते हैं, वो पार्टी बदले में हमको क्या दे रही है, सवाल हम पूछेंगे। और अगर वो बदले में कुछ नहीं दे रही है तो आप उनसे हट करके दूसरों की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, या अपनी अहमियत को सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। मैं जैन धर्म की मिसाल दूंगा। वो कभी नहीं बताते कि हम किस पार्टी के साथ हैं या किस पार्टी को हम खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम बहुत जज्बाती कौम हैं। हम दिखा देते हैं कि हम किसके साथ हैं। भाजपा ये कहने मजबूर हो जाती है कि हमको मुसलमानों का सपोर्ट और वोट नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, या पॉलिटिक्स में, कि कोई पार्टी जो ये कहती है कि हमें इस कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो आपको हाशिए पर भी नहीं रख रही, उससे भी दूर फेंक रही है। और ये कह करके वो अपने लोग को यूनाइट कर लेते हैं कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के नारे पर या नफरत के नारे पर या भगवाकरण के नारे पर आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि हमने उनको बेदखल कर दिया। तो ये स्टेटमेंट्स ये बताते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी सियासी हैसियत खो रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं और बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो थोड़े से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और जो जिस तरह के भी इलेक्शन आते हैं उसमें जिम्मेदारी के साथ उसको अदा करने की ज़रूरत है। भाई भतीजावाद या पुरानी चली आ रही रिवायत को ढोते हुए कब तक हम जो है वो इस्तेमाल होंगे, ये सोचने की मुस्लिम कम्युनिटी की भी ज़रूरत है, अदर कम्युनिटी। अच्छा, अगर भाजपा ये कहने के लिए मजबूर हो रही है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भी तो जिम्मेदार है ना। मुसलमान भाजपा को वोट देते ही कहाँ है। अब भाजपा पसमानदा की बात कर रही है। पसमानदाओं की राजनीति आज से पहले कोई नहीं करता था, कोई पसमानदा की बात नहीं करता था। तो अब आप लोग क्यों नहीं दे रहे फिर भाजपा को वोट?
देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह की नफ़रत है और किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी है। ये बहुत दिलचस्प सवाल भी है और बहुत अजीब सवाल भी है कि मुसलमानों का रुख भी इसी तरह से होता है कि हमको भाजपा चाहिए ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपको ये जुमला इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपको ये कहना है कि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में जो बेहतर तौर पर काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आपको किसी पार्टी का झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है और किसी पार्टी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कह करके आप अपना सियासी वक़ार खो देते हैं। अब मुसलमान एक तरफ़ा जाते हैं या भाजपा से वो खुली नफ़रत करते हैं। मैं कहता हूँ नफ़रत करो, लेकिन फैक्ट्स पर कर लो, पढ़ लिख करके कर लो, तो शायद नफ़रत और बढ़ेगी। लेकिन आप जो एक मुसलमानों में अक्सर नफ़रत जो है वो इस बात पर रहती है कि दूसरे लोग नफ़रत कर रहे हैं। तो क्या होता है कि भाजपा को एक और आसान टूल मिल जाता है कि ये लोग हमको लाना ही नहीं चाहते हैं, ये लोग हिंदुओं से प्रेम नहीं करते हैं, ये लोग जो हैं वो सिर्फ मस्जिदों को प्रमोट करने के लिए, या जब इनकी मस्जिदों की बात आती है, जब इनके धर्म की बात आती है, तो ये लोग यूनाइट हो जाते हैं। हमको ये डिस्कशन समाज में रखना है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम गलत के खिलाफ हैं। जब ये कहना शुरू कर देंगे, हर पार्टी अपने लिए बेहतर तौर पर काम करने भी लगेगी और आपको एडजस्ट करने और आपको प्रिविलेज देने की भी कोशिश वो जरूर करेगी। अच्छा, आप मानू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए, मानू में इस वक्त क्या समस्याएं हैं और उनको लेकर आप क्या करने वाले हैं आगे? मानू में समस्याएं हैं। मानू में बहुत ज़्यादा कुछ नॉन इश्यूज़ हैं जिनको इशू बना करके पेश किया जाता है, और यूनियन को जो है वो बहुत ही कम कामों के लिए यूज़ करते हैं लोग, बहुत ही छोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो मानू में सबसे बड़ा जो वो इशू है वो अकोमोडेशन का है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कम ज़्यादा है और उनके पास जो है वो हॉस्टल्स नहीं है। यहाँ बड़ा इशू जो है वो फूड को लेकर के है। बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ पर बसते हैं, लेकिन उनको उस तरह का खाना नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू प्लेसमेंट सेल का है। हैदराबाद में रहते हुए कुछ दूरी पर विप्रो सर्किल बसता है, उसके बावजूद इस इदारे का जो है प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम है, जो बहुत ही सीरियस इशू है। यहाँ पर सबसे बड़ा, जिसको मैं तकरीबन 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, मेडिकल और हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। एम्बुलेंस खड़ी रहती है, ड्राइवर नहीं है। इंश्योरेंस लड़के को चाहिए, लेकिन वो इंश्योरेंस कार्ड नहीं बन रहा है और वो क्लेम अगर नहीं करवा पा रहा है। यहाँ पर तालीम का भी एक अपना इशू है कि लोग यहाँ पर सिर्फ डिग्री हासिल करने, परसेंटेज बनाने और नंबर बनाने के लिए आते हैं। मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, किसी का अपने आप को बेहतर करने या अपने टीचर से सवाल करने का एक कल्चर नहीं है कि वो सवाल करके उसको बेहतर कर ले। तो हम शायद तालीम भी एक रस्मी ले रहे हैं, एक कागज़ के टुकड़े के लिए ले रहे हैं, और तालीम अच्छी मिल जाए उसके लिए भी हम कोशा नहीं है। बहुत से कुछ छोटे इश्यूज़ हैं जिनमें हम अपने इस स्टूडेंट लाइफ को शायद ज़ाये कर रहे हैं। इन इश्यूज़ पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम भी, कि हम स्टूडेंट्स यूनिटी को एम्पावर करें, स्टूडेंट्स यूनियन के कामों को बढ़ाएं। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो यूनियन हो वो न सिर्फ नेशनल इश्यूज़ पर बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी अपना एक से रखे और उसका लोकल मीडिया के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। जो यहाँ का जो प्रशासन है मानू का, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, या फिर वो आप पर दबाव बनाता है? देखिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रशासन स्टूडेंट यूनियन के साथ जो है वो खुश नहीं रह सकता। उसको मालूम है कि ये एक प्रेशर ग्रुप है, ये एक ब्रिज है जो हमको परेशान करने के लिए तैयार किया जाता है। फॉर्मेलिटी के नाम पर इलेक्शन होते हैं, मैं हर जगह की बात यही कर रहा हूँ। कहीं का प्रशासन ये नहीं कहता है खुले दिल से कि आप जो इश्यूज़ लेकर के आते हैं आइए बैठ करके बात करेंगे और उनको जो है वो हल की तरफ लाएंगे। डिस्कशन मेथड बना रखा है यूनियन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन, सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं आ पाती है। तो वो यूनियंस के साथ बहुत कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको नेतागिरी करनी है तो आप बाहर जाइए, जबकि अगर ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है तो इलेक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों होते हैं? इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि यहाँ से बेहतर लीडर निकल करके हिंदुस्तान में जिस खित्ते में जाए अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करे। जेएनयू बड़ी मिसाल है इसके सामने, अलीगढ़ बड़ी मिसाल है इसके सामने। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब इलेक्शन होते थे, अब तो नहीं होते हैं, तो उन्होंने लीडर दिए हैं जो देश को चला रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि नेतागिरी मत कीजिए। ये नेतागिरी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के इश्यूज को आपके सामने प्रॉपर वे में रखने का एक चैनल है जिसको आपने बनाया है, और बनाने के बाद आप कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो शोर शराबे के लिए आए। तो कॉपरेशन जैसा हम चाहते हैं या जैसा बताया जाता है वैसा कॉपरेशन तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम भी मायूस नहीं हैं। हमें मालूम है कि काम किस तरह से कराना है। तो जहाँ
पावर की जरूरत पड़ती है वहाँ पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ नर्म लहजे से बात करने का इस्तेमाल होता है वहाँ नर्म लहजे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रशासन पर दबाव तब बनता है जब यूनिवर्सिटी के सारे लोग यूनाइट होकर के अपनी बनी हुई यूनियन को पीछे से बैक करते हैं।